हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गुड। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो यूनिट अभी मैंने कवर अप की है हमारे फर्स्ट कोर्स में, इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो फर्स्ट कोर्स था वो टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था। उसके लिए जो मैंने क्लास में अभी फर्स्ट यूनिट कवर अप की थी उसका वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट यूनिट के लिए बना रहा हूँ। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए भी कोर्स की डिमांड कर रहे थे तो आप लोग चिंता ना करें, मैं जल्दी उसको कन्वर्ट करके इस सारे जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसलेट करके आप लोगों तक हिंदी मीडियम की भी वीडियो पहुंचा दूंगा। तो अभी मैंने जो इसमें मटेरियल रखा है वो इंग्लिश मीडियम का है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट कंफर्ट हैं इंग्लिश मीडियम के मटेरियल के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो लोग ज़रूर इसको ध्यान से देख लें। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखें, उनको रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं सेपरेट मटेरियल और सेपरेट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें, आप लोग सुने, क्योंकि जो मैं बात मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो तो हिंदी में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये हमारे फर्स्ट यूनिट के 3 टॉपिक थे। इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की क्या रोल हो रहेंगे उसके कंपनी में या जो भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी वो काम करता है, और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ, रोल उसके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी, ठीक है, क्या क्या रहेंगी, ठीक है, उसके कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या रहेंगी। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है और किस लिए हम ये काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। सेकेंड पार्ट में टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि ये जो कोर्स है उसका नाम ही टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, तो टेलीकॉम सेक्टर की हम यहाँ पर बात करेंगे। और थर्ड पार्ट जो है वो है आपका रोल ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इन 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया, इस यूनिट को डिवाइड किया गया। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा है। फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ओवरव्यू हम देखेंगे, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन ही हमें देना था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम समराइज वे में इसको पढ़ेंगे। तो आप देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए। प्रोग्राम ओवरव्यू, प्रोग्राम ये प्रोग्राम क्या क्या कवर करेगा आपको। नॉलेज अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसमें आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, चाहे जहाँ पर भी हो, कॉल सेंटर में हो या रिलेशनशिप सेंटर में हो, ये अलग अलग फील्ड थोड़ी सी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वर्क एक ही है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी थोड़ी सी बदलती हैं। कॉल सेंटर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेंगी, रिलेशनशिप सेंटर में कुछ अलग रहेंगी, थोड़ा सा अंतर रहता है। कस्टमर केयर स्पेसिफिक की कंसेप्ट्स, कस्टमर केयर को क्या पॉइंट्स पर ध्यान देना हो इस तरीके से। उसका बिहेवियर, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो देखेंगे। बिहेवियरल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दी जॉब इफ़ेक्टिवली, अपनी जॉब को कैसे एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स की क्या क्या ज़रूरत होती है, और लैंग्वेज स्किल्स की क्या क्या ज़रूरत होती है। एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को अपनी जॉब को अच्छे तरीके से यदि करना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स का होना ज़रूरी है। टेक्निक्स ऑफ शॉप, शोरूम, आउटलेट एंड सेल्फ मैनेजमेंट, तो शॉप पर यदि वो काम कर रहा है या शोरूम पर काम कर रहा है, किसी आउटलेट पर काम कर रहा है, तो उसको मैनेज करने की टेक्निक्स उसको आनी चाहिए। मेथड फॉर सेलिंग, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, ये मतलब और भी जो काम हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। मेथड सेलिंग, किसी प्रोडक्ट को आपको यदि सेल करना है, आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो वही आपको काम भी मिल सकता है। इस तरह का काम मिल सकता है कि आपको कंपनी में प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे मैनेज सर्विस डेस्क, मैनेजिंग सर्विस डेस्क एंड कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, सर्विस डेस्क को मैनेज करना, जहाँ पर लोग आकर के सीधी से सवाल पूछते हैं, पूछताछ जो भी जगह होती, पूछताछ केंद्र होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी सेंटर, मतलब डिपार्टमेंट में, वहाँ के लिए। ठीक है,
इसके बाद वे ऑफ मॉनिटर एंड एवेल्यूएट सेल्फ परफॉर्मेंस, ठीक है। और लास्ट 2 पॉइंट्स हैं टेक्निक ऑफ डेटा एक्सपर्टाइज, इंटरव्यू स्किल्स। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। इंटरव्यू में किस तरीके से आप लोगों को अपने इंटरव्यू देना है, आप लोगों को किस तरीके से बात करनी है अपने इंटरव्यूअर से, एचआर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम था, मतलब आप प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है ये चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन था। सेकेंड पार्ट कुछ इसमें है, वो है मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करनी है वो क्या है, मैंने क्लास में भी बताया था। जो लोग क्लास में अवेलेबल थे, जो लोग नहीं हैं यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो लोग तो क्लास में प्रेजेंट थे उन लोगों ने समझ लिया था। बट जो वो लोग चाहें तो वीडियो देख करके भी अपनी चीज़ों को और कवर अप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी तो वो देख करके यहाँ पर समझ सकते हैं। मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को अपने जॉब पर होते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तो पहली है हैंडल कस्टमर कंप्लेंट। सबसे मुख्य यही है कि कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करना। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव्स विद इन द टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट की बात यहाँ पर क्यों की गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने उसको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कराना है, ये आपका काम है, कस्टमर केयर का काम ही है कि जो भी कंप्लेंट आई है आपके पास उसको रिजॉल्व करना, अपने कस्टमर को उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, बट विद इन टाइम लिमिट। ऐसा नहीं है कि उसको टाइम अनलिमिटेड कुछ भी दे दिया, वो इंतज़ार ही किए जा रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। फॉलो अप टू एंश्योर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हुआ है उसका फॉलो अप भी लेना कि हाँ वो संतुष्ट है कि नहीं है, कस्टमर जो भी है उसकी कंप्लेन का सॉल्यूशन हुआ है तो वो संतुष्ट है उससे कि नहीं है। कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर इंट्रैक्शन। उन इंट्रैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, मतलब जो भी आपके बीच में कन्वर्सेशन उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेस कस्टमर अकाउंट एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स। कस्टमर अकाउंट, जो भी अकाउंट होंगे वहाँ कंपनी में आप जिस भी प्रकार से काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स होंगे, उनके कुछ डेटा होगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, वो सारी चीज़ें उनकी फ़ाइल होंगी, ठीक है। हर कस्टमर का अपना अपना एक डेटा होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कस्टमर सेम है, क्योंकि कस्टमर तो कई बार कॉल कर सकता है ना। ये चीज़ का मैनेज द शॉप, शोरूम एंड आउटलेट। यदि आप किसी शॉप या शोरूम या आउटलेट पर काम करते हैं तो उसको मैनेज करने की भी चीज़ें जो ऑलरेडी आप देख चुके थे, ठीक है। सेल अप सेल्स, क्रॉस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें फिर वही बात आ गई। ठीक, द एक्स्ट्रा माइल टू एंगेज कस्टमर, ठीक है। एक्स्ट्रा माइल टू एंगेज कस्टमर्स को, यदि आप कहीं आउटलेट पर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे आप कस्टमर को एंगेज रख सकें अपनी कंपनी के साथ, इस तरीके की चीज़ें। मॉनिटर एंड एनालाइज सेल्फ परफॉर्मेंस। अपनी ही स्वयं का एनालिसिस करना भी एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी है। वैसे तो सभी लोगों को अपना सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, कि हम जितना अपने आप को जान सकते हैं इतना दूसरे को नहीं जान सकते, लेकिन अक्सर लोग इसी चीज़ में अपने आप को फेल करते हैं, मतलब अपना एनालिसिस नहीं करते हैं, और हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की चीज़ों को देखते हैं और दूसरों पर फोकस करते हैं। बट इस पॉइंट को अब मैं इसलिए थोड़ा सा बताया, आप लोग अपने लिए किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, बट ये ज़रूरी है अपना मॉनिटराइजेशन, अपना एनालिसिस करना, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। उससे क्या है, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे, और जहां आप खुद गलत होते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो किसी और के बताने से पहले आप उसको सुधार कर पाएंगे। तो ये भी एक पार्ट है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, और वैसे ये हमारे जीवन का भी एक पार्ट है। तो ये कुछ मेन एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को अपने जॉब पर होते हुए फुलफ़िल करनी होती हैं, परफॉर्म करनी होती हैं। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर आप लोग ध्यान से रखें, समझ लीजिए और ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर, मतलब सेकंड पार्ट पर। जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा यहाँ कवर अप हो चुका है इस यूनिट का। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर का आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी मैं इस वीडियो के ज़रिए बता ही रहा हूँ। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक वास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब एक तरह से देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने जितना रेवोल्यूशन हमारे यहाँ इंडिया में या हमारी कंट्री में लेकर के आए हैं, तो वो एक बहुत ही वास्ट रेवोल्यूशन है। मैं भी या आप लोग भी देखा होगा कि कुछ ईयर्स पहले हम जाते हैं
तो इतना लोगों के पास चीज़ें नहीं हुआ करती थी, या इतना लोग अवेयर नहीं हुआ करते। आज इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं घर बैठे, एक जगह पर बैठे हुए। तो एक चीज़ देखें तो ये भी सब चीज़ें टेलीकॉम इंडस्ट्री की बदौलत ही आप लोगों तक हो सकी हैं। तो अभी जैसा कि इसमें दिख रहा है ओवरव्यू ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, ये रीसेंट का डेटा है, अप्रैल 2022 का ही डेटा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के रूप में है अभी। और इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट देखना, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के रूप में बन गई है। ठीक है। टोटल सब्सक्राइबर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1.17 बिलियन अप्रैल के डेटा के अनुसार इतने सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के हैं। वायर्ड एंड वायरलाइन मतलब वायर कम्युनिकेशन हो या मतलब वायर्ड कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन, लेकिन हैं इतने सारे। तो इस प्रकार से आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री की डेंसिटी भी दिखाई जा रही है कि जो डेंसिटी वाइज यदि हम देखें तो इंडिया में कितना कितना डेंसिटी के हिसाब से हमारे यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में देख पा रहे होंगे आप, अर्बन एरिया में 134.70। ठीक है। ये इतना परसेंटेज है टेलीकॉम इंडस्ट्री की डेंसिटी का। और बाकी आप थोड़ा सा रूरल में जो आप देख पा रहे हैं वो 58.16। तो रूरल एरियाज़ में भी अभी देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और रिसेंट के ईयर्स में तो काफ़ी तेज़ी से, जैसे कि हम देखें इंटरनेट का यूज़ और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का करना, ये सारी चीज़ें अर्बन एरियाज़ में कुछ टाइम पहले आ गई थी और अभी अर्बन एरियाज़ में तो देखें तो बहुत तेज़ी से डेवलप हुई हैं और बहुत ज़्यादा हैं, उसका परसेंटेज भी आप देख पाए। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में कम थी लेकिन अब बढ़ना चालू हो गई हैं। ओवरऑल जो हमारे यहाँ पर टेली डेंसिटी को देखा गया है इंडिया में वो 84.88% देखा गया है अभी रिसेंट के हिसाब से। और अब जो नया डेटा आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको और ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आपको टोटल इंटरनेट कस्टमर्स कंज्यूमर्स दिखाए जा रहे हैं कि 2021 में इतने थे जो अप्रैल 2022 में देखने को इतने इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स इतने इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। और एक लास्ट में जो पॉइंट दिया है, द टेलीकॉम सेक्टर इन थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो हमारे यहाँ पर विदेशी निवेश आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना किस लेवल पर है, थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर। मतलब इस सेक्टर के अंदर जो लोग मतलब दूसरी कंट्रीज से, फॉरेन से जो हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो लोग थर्ड लेवल पर इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो, हमारे यहाँ पर जो FDI है उसका टोटल 7% में कंट्रीब्यूशन भी इसी सेक्टर से हो रहा है। और एक और चीज़ इसमें देखा, कंट्रीब्यूटिंग टू 2.2 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड 1.8 मिलियन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये बात भी एक गौर करने वाली बात है कि इस इंडस्ट्री के द्वारा, टेलीकॉम सेक्टर इंडस्ट्री के द्वारा हमारे देश में 2.2 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मतलब सीधी नौकरियां होती हैं। और इनडायरेक्ट मतलब कहें तो लोग अपना रोज़गार या अपना स्वयं के जो भी व्यवसाय करते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़ करके, वो भी उन लोगों की भी कमी नहीं है। वो कितने हैं, 1.8 मिलियन पीपल। ठीक है। मतलब इतना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमारा। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था टेलीकॉम इंडस्ट्री का, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी था ताकि आपको नॉलेज हो और आप समझ सकें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारे देश के लिए कितना एक अहम रोल प्ले कर रही है। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री के लिए हम बात करें, बट अभी हम बात केवल अपनी कंट्री के लिए करेंगे। एक स्लाइड में देखें आप, मेजर सर्विस प्लेयर्स इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो ये कुछ जो कंपनियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोग जानते ही हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, VI, BSNL। इन कंपनियों के नाम सभी लोगों ने सुन रखे होंगे। तो इनका एक ग्राफ पाई चार्ट के द्वारा एक मार्केट शेयर को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सी कंपनी कितना मार्केट शेयर करती है, वायरलेस ऑपरेटर्स।
मतलब जो जैसे हमारे फ़ोन में जो कनेक्शन इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह हम करते हैं तो वो वायरलेस के जरिए करते हैं, कोई वायर तो यहाँ पर कनेक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो मार्केट है वो कितना कवर अप कर रखा है, मेजर जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो जियो का आप देख पा रहे हैं 35.80%। ठीक है, एयरटेल 31% शेयर करती है मार्केट का। VI वोडाफोन आइडिया भी 22.46%। और BSNL भी, जो हमारी एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, मतलब गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है BSNL। ठीक है, तो वो 10.26%। ये रिसेंट के दिनों में कम हुआ है, बट पहले काफ़ी मार्केट शेयर किया करती थी। ये जब से प्राइवेट सेक्टर्स ने अपनी प्लान्स और बाकी चीज़ों को लोगों के तक काफ़ी किफ़ायती दामों पर पहुंचाया है, और सर्विस क्वालिटी को भी। तो जो कंपनी का सर्विस क्वालिटी और कहना चाहिए प्राइस में लो रहे और सर्विस क्वालिटी हाई रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपनी के प्लान्स को और उस कंपनी को सब्सक्राइब, मतलब उस कंपनी से लोग जुड़ना चाहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट एक और स्लाइड में हम देखेंगे, ये वायर लाइन ऑपरेटर्स के हैं, मतलब जो वायर कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह जो लिए के जरिए लोग कनेक्टेड हैं, उसका मार्केट शेयर है। इसे भी आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में। इसमें कुछ पुरानी कंपनियां जो आप लोगों को, मतलब पहले की स्लाइड में जो कंपनियां थी वही सेम है। एयरटेल, VI, जियो। कुछ आप लोगों को नई दिख रही होंगी, कॉर्डेंट, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, जैसे MTNL एक और है, टाटा टेली सर्विसेज। इस तरह की ये कंपनियां जो वायर लाइन ऑपरेटर्स भी कहलाती हैं, जो वायर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था टेलीकॉम इंडस्ट्री का, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट देखेंगे, रोल ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। तो देखेंगे हम एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है। इसे ध्यान से ज़रूर आप लोग सुन लें इस पार्ट को। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इस लाइन से, एक ब्रिज के रूप में कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जिसे आप बोलें या इंडस्ट्री आप बोलें, उसके लिए एक ब्रिज का काम करता है। कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के ब्रिज का काम कौन करता है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आप खुद समझ पा रहे होंगे, आपने भी कई बार कॉल किए होंगे कंपनी में किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, किसी कारण से भी, या कुछ इंक्वायरी करने के लिए। तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का एक रोल होता है ब्रिज की तरह, जो कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। They try to meet the customers' needs within the ambient of management policies। क्या करते हैं ये ये ट्राई करते हैं कस्टमर नीड्स को फुलफिल करना, और मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ तो पहले बनी होंगी, कंपनी की पॉलिसी पहले बन जाती हैं, अब उसके हिसाब से कस्टमर्स की नीड्स को मैनेज करना, कि कस्टमर की ज़रूरत है, कस्टमर अपने हिसाब से चीज़ें चाहता है, कंपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। लेकिन कंपनी पॉलिसी बनाती है कस्टमर को ध्यान में रखते हैं। अब सारे कस्टमर एक जैसे तो नहीं होते, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम ही यही होता है कि वो उसकी नीड्स को कस्टमर कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के साथ मैचअप कराए। CCE का शॉर्ट फॉर्म में है इसी का, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव शुड लिसन, अंडरस्टैंड, एनालाइज ए प्रॉब्लम, कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशंस। कुछ बात कर रहा है, लिसन करेगा मतलब सुनेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, एनालाइज करेगा, और उसके लिए जो सबसे उपयुक्त सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा, उसको प्रोवाइड कराएगा। मेक द कस्टमर फील्स दैट ही हैज़ सेलेक्टेड द राइट प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंपनी। और साथ ही साथ कस्टमर को ऐसा फील कराता है कि उसने सही प्रोडक्ट या सही सर्विस ली है कंपनी से, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट देम। सिंपल सी बात है कि जो आप लोगों ने भी किया होगा कि आप क्या चाहते हैं, अब जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वहाँ से आपको एक उचित समाधान मिले, और आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी प्रॉपर वे में मिले जो आपको सही लगता है। आपने कुछ प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जा रहे हैं, फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। आपका कुछ क्राइटेरिया होता है, आप कुछ प्री डिफाइंड थिंकिंग बना के रखते हैं कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए। मतलब ये सभी अपने अपने अकॉर्डिंग, एक बजट की बात हो जाती है, उसमें आपको फैसिलिटीज़ की बात हो जाती है। ये मोबाइल की ही बात करें यदि हम, तो आप फ़ोन पहले बजट देखते हैं, फिर उसमें आप कैमरा क्वालिटी देखते हैं, फिर आप उसमें स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, फिर उसमें आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं।
तो इन सब चीज़ों की एक आपको रिक्वायरमेंट है। अब कस्टमर को ये फील कराना ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इन सारी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए यदि कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो ये प्रोडक्ट है, और यदि कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करना। तो ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। अब ये दो पार्ट में बांटा गया है वैसे थोड़ा सा, इन ए कॉल सेंटर, इन ए रिलेशनशिप सेंटर। यदि कॉल सेंटर की बात होगी तो आपके पास कॉल आएगा, कस्टमर फेस टू फेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलेशनशिप सेंटर होगा तो आप यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कस्टमर वहाँ आकर के आपके प्रीमाइसिस मतलब आपकी कंपनी में आकर के आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है। ये चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स को देखें। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसके पहले भी पार्ट में बताई थी। ठीक है, मेन एक्टिविटीज़ में बताई थी मैंने फर्स्ट पार्ट में। ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो क्लास में आकर के भी उसको अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें कॉल सेंटर हैंडल मैनी इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स टू द कस्टमर, ये कॉल सेंटर वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और ये इन्हें रिलेशनशिप सेंटर, एक रिलेशनशिप सेंटर में वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग पार्ट रह जाता है, और थोड़ा यहाँ रिलेशनशिप सेंटर में कुछ चीज़ें कम रहती हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन ही कर देता हूँ। हैंडल मैनी इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स टू द कस्टमर, सारे कॉल्स को, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स जो भी होते हैं, मतलब कॉल आ रहे हैं उनको हैंडल करना। आइडेंटिफाइड एंड नीड ऑफ कस्टमर एंड रिजॉल्व, वही चीज़ जो कॉल करके कस्टमर ने जो भी पूछा उसको आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना। इशू एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस, उसके इशू एंड समझना और सॉल्यूशंस प्रोवाइड। आप सेल रिलेटेड प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब जो सेलिंग का काम करती है उसमें काम करते हैं तो आप सेल रिलेटेड प्रोडक्ट वेयर एज पॉसिबल, सेलिंग बढ़ाना है आपको एक तरह से। मेंटेन कॉर्डियल कस्टमर रिलेशंस, आपको कस्टमर रिलेशंस को भी मेंटेन करना है, रखना है। मीट पर्सनल टारगेट्स एंड वर्क टू वर्ड्स, आपको अपने टारगेट भी दिए जाते हैं जो अचीव करना है। मीटिंग टीम गोल्स, टीम गोल्स एक टीम बना करके आप लोगों को काम दिया जाता है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कन्वर्सेशन, वो सारी चीज़ें फिर वही आ गई हैं आपको। विद द कस्टमर्स एंड एनालाइज द डेटा। राइट एंड सबमिट टाइमली रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, आपको अपनी टाइमली रिपोर्ट भी देना है। टारगेट एंड कस्टमर क्वेरीज को भी आपको रिपोर्टली करना है, आपका जो टीम लीडर होगा उसको आपको रिपोर्ट करना है। अब रिलेशनशिप सेंटर की बात करें तो वही चीज़, कस्टमर सर्विस को हैंडल करना, फॉलो अप लेना, रिसॉल्व करना। ठीक है, वॉक इन कस्टमर क्वेरीज, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, आपको जो कस्टमर क्वेरीज आ रही हैं, वॉक इन कस्टमर क्वेरीज मतलब आपके पास, मैंने बताया कि यहाँ फेस टू फेस कस्टमर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके पास आकर के क्वेरीज ला रहा है, रिक्वेस्ट ला रहा है, कंप्लेंट ला रहा है, उसको आपको रिसॉल्व करना है, ऑब्वियस सी बात है। मैनेज द रिस्टोर रिलेशनशिप सेंटर, क्योंकि रिलेशनशिप सेंटर है तो यहाँ पर कस्टमर आपके पास खुद चल कर आएगा। कॉल सेंटर में आपको कॉल करके बात करेगा, लेकिन रिलेशनशिप सेंटर पर कस्टमर खुद आएगा सामने, फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रोएक्टिव रिकमेंड एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, यदि आप किसी ऐसी कंपनी में, जो बताया मैंने कि आप सेलिंग पर जो बेस्ड है, मार्केटिंग पर बेस्ड है, उसमें काम करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में, तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना हो। मॉनिटर एंड एनालाइज सेल्फ परफॉर्मेंस, वही सारी चीज़, ये तो आपको मेन पॉइंट ही है, मॉनिटर एंड एनालाइज सेल्फ सेल्फ परफॉर्मेंस। सॉरी, एक लास्ट जो पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, अब एक कुछ क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे मतलब जो भी व्यक्ति कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विथ क्लियर डिक्शन। ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए डिक्शन, मतलब हमारे बोलने में कहीं शब्दों में कहीं उलझना नहीं चाहिए। कई बार मैं भी अपनी वीडियो में कई शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर मैं अटक जाता हूँ, तो इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिक्शन का मतलब यही। एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एंड रेशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल एंड रेशनल सेंटेंसेस का मतलब है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आसान हो और समझने लायक हो। ऐसे ना हो कि बहुत ऐसी भाषा का उपयोग किया जाए जिससे कस्टमर को समझ में ही ना आए। ठीक है, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको उसकी समस्या आसानी से आप एनालाइज कर सकें कस्टमर की, उसको रिजोल्यूशन टाइमली प्रोवाइड कर दें उसको। इस स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस फोकस। ठीक है, आपको कस्टमर सर्विस के ऊपर भी फोकस करना होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड लिसनिंग स्किल्स,
सुनने की मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ एबिलिटीज़ जो हैं और हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक लिसनिंग की, मतलब आपके अंदर एक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है आप उससे ऊब गए कि यार ये कितना बोल रहा है, इस तरीके से नहीं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको उसको जल्दी से जल्दी उसका समाधान देना है, ताकि आपको इस चीज़ से यदि फेस नहीं करना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा, तो आपको क्या करना है, उसकी बात को जल्दी से समझना है, एनालाइज करना है और उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसकी पूरी बात को सुने ना। उसको ऐसा फील हुए मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये आप इसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, इस तरीके की बात, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कस्टमर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लिसनिंग स्किल्स की बात आ जाती है। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, या कुछ थोड़ा रूड बिहेव कर रहे होते हैं, या फिर आप गुस्से में होते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, यदि उन्हें सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही होती, तो आपको उस प्रेशर के अंडर भी काम करना, एक प्रेशराइज ही है। एक बात हो गई। दूसरी, ऐसे कि आपका टीम के प्रेशर है, टीम का यदि टारगेट है, उस प्रेशर में भी आपको काम करना है, तो एबिलिटी होनी चाहिए अंडर प्रेशर। मतलब आपके ऊपर काम ज़्यादा आ रहा है तो आपका ऐसा नहीं है कि आप काम को इग्नोर करें या काम को अच्छे तरीके से ना करें, तो ये एबिलिटी। तो ये 6 पॉइंट जो आपको दिए हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एंड रेशनल सेंटेंस, इस तरीके से जो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे आप लोगों के अंदर एक एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इस यूनिट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो लोग कंप्लीट नहीं किए थे वो इस वीडियो को देख कर ही कंप्लीट करें। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया है, आप लोग केवल इसको वीडियो को 2-3 बार सुन लें, आपको खुद लिखने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, बट इसके मतलब ये भी नहीं है कि मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी मीडियम का मटेरियल मैं एक साथ पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। इसको ट्रांसलेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूँ, तो पूरा मटेरियल मैं एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। यहाँ आप लोग समझ लीजिए, लेकिन इस बात को वीडियो देख करके आप लोग ज़रूर समझ लें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।